आदाब नमस्कार, मैं अशर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। ये संकेत देते हुए कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने आज कहा है कि पार्टी किसी भी बाहरी व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारेगी। हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पूनम प्रभाकर ने अजहरुद्दीन की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पार्टी नेतृत्व उम्मीदवार का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र से एक नेता को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि बाहरी लोगों को पार्टी से टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। मंत्री ने आगे कहा है कि पार्टी आलाकमान जिसे भी मैदान में उतारेगा उसकी जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में जीत का झंडा फहराएगी। तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष और बीआरएस एमएलसी के कविता बीसी के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर 4 अगस्त से हैदराबाद में 72 घंटे की भूख हड़ताल करेंगी। कविता ने 4, 5 और 6 अगस्त को भूख हड़ताल करने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि विरोध का उद्देश्य राज्य सरकार पर आरक्षण के महत्व पर जोर देने के लिए दबाव डालना होगा। उन्होंने आज घोषणा की कि हम अनुमति मांगेंगे, अगर हमें अनुमति नहीं दी गई तो हम जहाँ भी संभव होगा भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे। विशेष रूप से ये भूख हड़ताल आरक्षण विधेयकों पर सहमति का अनुरोध करने के लिए 5 से 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क करने के तेलंगाना कैबिनेट के फैसले के साथ मेल खाता है। कविता ने कहा है कि हम तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फुले फ्रंट ने कहा है कि हम रेल रोको हड़ताल पर जाएंगे, जिसके बाद राज्य सरकार 2018 पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। कृष्णा नदी पर बने नागार्जुना सागर बांध के 14 गेट आज नीचे की ओर पानी छोड़ने के लिए खोल दिए गए। 18 सालों में ये पहली बार है कि बांध के गेट जुलाई में खोले गए हैं। बांध से पानी आमतौर पर अगस्त में छोड़ा जाता है। हालांकि ऊपरी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश के बाद श्रीशैलम बांध से भारी मात्रा में पानी आने से इस साल की शुरुआत में बांध लगभग भर गया है। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और जनजातीय कल्याण मंत्री अधूरी लक्ष्मण कुमार ने पानी छोड़ने के लिए 26 में से 14 गेट खोलने का निरीक्षण किया। सिंचाई के लिए और पनबिजली संयंत्र के लिए भी बाईं और दाई नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो बांध के ऊपरी दरवाजे उठाकर खुश हैं। उन्होंने नागार्जुना सागर को एक आधुनिक मंदिर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, जबकि बाद में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। बीआरएस के प्रवक्ता कृषक ने कहा है कि उम्मीद है कि कांग्रेस ओबीसी के साथ राजनीति करेगी और आरक्षण बढ़ाएगी। ये जाने बिना कि केंद्र में बीजेपी इसका समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने बेतरतीब जातीय जनगणना की, जिसमें ओबीसी के भीतर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर विभिन्न श्रेणियों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने इस जातीय जनगणना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन ये भी नहीं बताया कि आज तेलंगाना राज्य में किस वर्ग और किस समुदाय की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। और इसके बिना वो दावा करते हैं कि उन्होंने इस विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया है और अब वो गेंद बीजेपी या केंद्र सरकार के पाले में डालने के लिए इसे सड़क की राजनीति में बदलना चाहते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि अगर कांग्रेस में वाकई कोई ईमानदार है तो कांग्रेस सरकार 50% की इस आरक्षण सीमा को तोड़ने और ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों नहीं दायर करती है और ओबीसी को उचित हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि स्थानीय निकायों में 42% ओबीसी आरक्षण के संबंध में हम राज्यपाल की मंजूरी के बाद 30 मार्च को राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हमने अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। लोकसभा एलओपी, राज्यसभा एलओपी और तेलंगाना सीएम के नेतृत्व में हम राष्ट्रपति से मिलने के लिए 5 से 7 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। मैं तेलंगाना बीजेपी से भी कह रहा हूँ कि वो हमारे साथ दिल्ली आए। जो हमारा बीसी 42% रिजर्वेशन का जो कार्रवाई था, कार्रवाई का हर कदम आगे बढ़ते हुए हमने गवर्नर साहब की अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति जी के पास गए। 30 मार्च को गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो विपक्ष लोकसभा, विपक्ष राज्यसभा नेता के नेतृत्व में, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के नेतृत्व में 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख हम लोग दिल्ली जा रहे। हम पूरे एमएलए, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी सब मिलके दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ लोकल जितने भी हमारा कांग्रेस का एमपी है और यूपीए का एमपी से सबको लेके हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, सबको मिला लेकर। और यहाँ जब असेंबली में बिल पास हुआ तब बीजेपी लेजिस्लेटर्स ने मदद किया। मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, अभी भी दिल्ली आई है और एमपी 5 एमपी है बीजेपी में बीसी, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, अभी देखो इधर राजनीति करने का जरूरत नहीं है। पहली बार इतिहास में लोकल बॉडी में 42% रिजर्वेशन लाने के लिए कांग्रेस सरकार, हुकूमत, राहुल जी का नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक लोकप्रिय अभिनेत्री एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार वो हैदराबाद के पास एक रिजॉर्ट में हैं, जिससे पहले वो एक क्लब में बहस के बाद विवादों में आ गई थी। ये तब शुरू हुआ जब तेलुगु अभिनेत्री कल्पिका गणेश दोपहर 3 बजे के आसपास अकेले कैब से मोइनाबाद कनकमामिडी के रिजॉर्ट में पहुंची। वहां के लोगों का कहना है कि उसने तुरंत प्रबंधक सहित कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने मेनू कार्ड फेंका, कमरे की चाबियां मैनेजर के चेहरे पर फेंक दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर उसकी हरकतें लगभग 40 मिनट तक जारी रहीं, जिससे अन्य मेहमान परेशान हो गए। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार राज्य में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण लेकर आई है। बीजेपी ने इसका पूरा समर्थन किया। अब जब इसके लागू करने का समय आता है तो तेलंगाना सरकार ने उस 42% में से 10% मुस्लिम आरक्षण को दे दिया। बीजेपी किसी भी धर्म का विरोध करती है। बीजेपी के ओबीसी प्रतिशत में किसी को भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध करती है, क्योंकि इसका सीधा असर ओबीसी पर पड़ेगा। इस सरकार में ओबीसी के प्रति कोई स्पष्टता और प्रतिबद्धता नहीं है, वो बस इसे राजनीति करना चाहते हैं। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए हैं और पहलगाम आतंकी हमले के 5 महीने बाद होने वाले एशिया कप मैच को देखने को लेकर अपनी असहमति व्यक्त की है। 3 दिन पहले जारी एशिया कप 2025 के कार्यक्रम के मुताबिक भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मैच खेलेंगे। इस मैच ने विपक्ष के विरोध को जन्म दिया है, जो आम जनता में पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ की वजह से इसके बहिष्कार की भावना को दर्शाता है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी अंतरात्मा उन्हें भारत पाकिस्तान मैच देखने की इजाजत नहीं दे रही है। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए। आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने आज सुबह आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य के 5 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अचानक छापेमारी शुरू की। ये हफ्ते के अंदर लोकायुक्त पुलिस की ये दूसरी छापेमारी है। आज जिन लोगों पर छापेमारी की गई उनमें राजस्व अधिकारी एन वेंकटेश और के ओम प्रकाश, वरिष्ठ सहायक बागवानी निदेशक, दोनों बेंगलुरु में काम करते हैं। तलाशी और बरामदगी पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पिछले हफ्ते की छापेमारी में लोकायुक्त पुलिस ने IAS अधिकारी वसंती अमर की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 9 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार की अक्षमता की वजह से पूरे कर्नाटक में किसान यूरिया की कमी से सड़कों पर उतर आए हैं। संबंधित मंत्री की गैर सहभागिता की वजह से यूरिया का ये संकट पैदा हुआ है। जब सरकार को पता था कि पर्याप्त बारिश होगी तो सरकार को उचित तैयारी करनी चाहिए थे। कृषि मंत्री ने कभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कभी कर्नाटक का दौरा नहीं किया। किसानों के साथ खड़ा होना भाजपा की जिम्मेदारी है, इसलिए हम पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कर दिए जाने का दावा कंतापुरम AP के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के ऑफिस की तरफ से किया गया था। हालांकि इस दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलत जानकारी बताया है। मुसलियार के कार्यालय ने कहा था कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था। मुसलियार के कार्यालय ने कहा कि इससे पहले यमन की राजधानी सना में एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया था, जिसमें निमिषा प्रिया मौत की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब एक नए फैसले में इसकी सजा को पूरी
तरह से रद्द करने का फैसला किया गया है। 16 जुलाई 2025 को प्रिया की फांसी तय थी, लेकिन एक दिन पहले भारत के ग्रैंड मुफ्ती AP अबू बकर मुस्लियार ने यमन सरकार से व्यक्तिगत अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप फांसी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि जो भी सूत्र निमिषा प्रिया से जुड़ी फांसी की सजा रद्द के मामले में सामने आए हैं वो गलत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि ये सरकार द्वारा खेला जा रहा आरोप प्रत्यारोप का खेल है। ऐसा नहीं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और भविष्य में इसे कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है और वो लोगों को दोष देने के लिए इतिहास में वापस जा रहे हैं। ये दुखद बात है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत TV के साथ।